हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है संजय श्रीनेत, बी है अरविंद सिंह, सी है अरुण गोयल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संजय श्रीनेत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के नए चेयरमैन के पद पर संजय श्रीनेत के नाम को मंजूरी दे दी है। श्रीनेत 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं और इससे पूर्व वह प्रवर्तन निदेशालय ED में नॉर्दर्न रीजन के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के मौजूदा चेयरमैन प्रभात कुमार का इसी महीने कार्यकाल पूरा होने से यह पद रिक्त हो गया था। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अब नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय श्रीनेत को यूपीपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं संजय श्रीनेत जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो संजय श्रीनेत हैं इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से की है और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और JNU से इन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC से इन्होंने MPhil किया है और इसके बाद इनका IRS में चयन हो गया था। तो ये इनके बारे में आपको ये नॉलेज रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यूपी में कोरोना वायरस का पीक टाइम बताया है? ऑप्शन नंबर ए है IIT मुंबई, बी है IIT कानपुर, सी है IIT मद्रास और डी है IIT बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के हैं। यहाँ पर हर दिन काफ़ी मौतें हो रही हैं। इसी बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि यूपी में कोरोना 20 से 25 अप्रैल के बीच में अपने चरम पर होगा। इसके बाद से ग्राफ फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। यह गणित विज्ञान के आधार पर निकाला गया है जो संक्रमण के केस को जोड़ता है, पैरामीटर की वैल्यू एस्टिमेट करता है और फिर उसका आंकड़ा निकालता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का पीक टाइम है वो कब बताया गया है? तो 20 से लेकर के 25 अप्रैल में उत्तर प्रदेश में कोरोना का पीक टाइम बताया है। और ये किसने बताया है? तो IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने ये टाइम बताया है। और दोस्तों, ये कानपुर IIT के प्रोफेसर हैं। तो कानपुर IIT के अगर बारे में देखें तो कानपुर IIT की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में कानपुर IIT की स्थापना हुई थी। और जो कानपुर IIT संस्थान है इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री रामचरितमानस पर गायन का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है अयोध्या और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। कोरोना संक्रमण काल में लक्ष्मण नगरी यानी लखनऊ में श्री रामचरितमानस पर आधारित गायन का नया रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मिर्जापुर के मूल निवासी डॉक्टर समीर त्रिपाठी रामनवमी के दिन 21 अप्रैल को रामायण गायन में विश्व कीर्तिमान कायम करने को तैयार हैं। समीर त्रिपाठी संपूर्ण रामचरितमानस को अपनी आवाज़ में
अर्थ सहित गाकर विश्व कीर्तिमान करने को बेताब हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर समीर त्रिपाठी हैं, ये संपूर्ण रामचरितमानस को अपनी आवाज़ में अर्थ सहित गा कर के विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ये तैयार हैं। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लक्ष्मण नगरी लखनऊ में इसे बनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये लखनऊ में रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो लखनऊ के बारे में कुछ जानते हैं। लखनऊ के उपनाम क्या है? तो नवाबों का शहर, बागों का नगर लखनऊ के उपनाम हैं। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से? तो 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 32वां अधिवेशन। और 32वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में 32वां अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और दोस्तों इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और दोस्तों 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको लखनऊ से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे भारत में राज्यों और जिलों की जलवायु भेद्यता की विस्तृत डी यहाँ पर करेक्ट होगा, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि निजता का अधिकार और अपने जीवन में उनके द्वारा अर्जित सम्मान उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। इसे अचल और चल संपत्ति की तरह मृत व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारी को सौंपा नहीं जा सकता। साथ ही वह वैध उत्तराधिकारी भी इसके संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कानूनी सहारा नहीं ले सकता है। अब दोस्तों ये मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है। अब क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो दोस्तों दरअसल तमिलनाडु की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय जयललिता, उनकी बायोपिक थालेवी पर रोक लगाने के मकसद से उनकी जो भतीजी है जे दीपा, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। अब जो याचिका है वो दायर क्यों की थी? तो दीपा का आरोप था कि इस बायोपिक में जयललिता की छवि को गलत ढंग से पेश किया गया है। तो ये था आरोप दीपा का, उनकी जो भतीजी है, और इसी वजह से उन्होंने ये याचिका दायर की गई थी। अब दोस्तों ये जो बायोपिक है इसमें कंगना रनौत और अरविंद स्वामी ने किरदार निभाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसी को लेकर के जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसने ये निर्णय लिया है कि निजता का अधिकार जो है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो भी वैध उत्तराधिकारी होगा वो भी इसके संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कानूनी सहारा नहीं ले सकता। अब दोस्तों जो निजता का अधिकार है वो होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। निजता यानी प्राइवेसी, अंग्रेजी में इस अधिकार को राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। और दोस्तों संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इन तीनों अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद 21 है उसे राइट टू प्राइवेसी के सबसे करीब माना जाता है। और ये जो अधिकार है वो नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनका नाम, फ़ोन नंबर, पता, उनका बायोमेट्रिक डिटेल आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। निजता के अधिकार का हनन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो निजता का अधिकार है इसमें होता क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति की बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के उसका नाम तक नहीं जान सकते, फ़ोन नंबर या पता या उसका कोई भी बायोमेट्रिक डिटेल आप उसकी बिना अनुमति के नहीं जान सकते। ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को ये कहा था कि निजता का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यही होता है निजता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए है लिंक्डइन, बी है गूगल, सी है फेसबुक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट लिंक्डइन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 9 कंपनियां जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती हैं। इंटरनल हायरिंग के लिए कंपनियां 3 स्किल्स यानी अच्छा कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन और समस्या समाधान क्षमता का आकलन करती हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जो है लिंक्डइन ने जारी की है, और इसके मुताबिक ये बताया गया है कि भारत में 10 में से 9 जो कंपनियां हैं वो जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती हैं, और इसके लिए 3 स्किल जो है कंपनियां चाहती हैं। कौन कौन सी? तो अच्छा कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन और समस्या समाधान क्षमता का आकलन ये कंपनियां करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की। इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी यानी IWWAGE, ये इसका फुल फॉर्म भी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कि संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। इस संवाद का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लैंगिक भेदभाव को दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जेंडर संवाद की शुरुआत किसने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वैली ऑफ द फॉलेन किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है इंडोनेशिया, सी है जाम्बिया और डी है स्पेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्पेन। वैली ऑफ द फॉलेन स्पेन में है। 1936 से 1939 के दौरान स्पेन में गृह युद्ध के बाद तत्कालीन तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इसका निर्माण ब्यूरियल मोन्यूमेंट के तौर पर कराया था। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा गृह युद्ध की भेंट चढ़ी लोगों को दफनाया गया था। हाल ही में स्पेन की सरकार ने इनके शवों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। दरअसल स्पेन की सरकार को दफनाए गए लोगों के परिवारों से उनके शव वापस करने के कई दरख्वास्त आए हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है
द वैली ऑफ द फॉलेन ये स्पेन में स्थित है और यहाँ पर 1936 और 1939 के दौरान पर गृह युद्ध हुआ था स्पेन में। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति मारे गए थे तो उन्हें वहाँ के जो तानाशाह थे उस टाइम पे फ्रांसिस्को फ्रैंको, उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को दफनाया था और यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को दफनाया गया था। और दोस्तों अब हाल ही में जो स्पेन की सरकार है उसने इनके शवों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों ये जो वैली ऑफ फॉलेन स्पेन में है तो स्पेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा है यूरो और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं पेड्रो सैंचेज। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किसने आयु समूहों में भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है के विजय राघवन, बी है कौशिक बसु, सी है रघुराम राजन और डी है अरुण गोयल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए के विजय राघवन। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने सभी आयु समूहों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है। मानस शब्द का अर्थ मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। ऐप विभिन्न राष्ट्रीय मंत्रालयों द्वारा विकसित विभिन्न इंटरफेस के साथ विभिन्न मंत्रालयों वैज्ञानिक रूप से मान्य स्वदेशी उपकरणों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों को एकीकृत करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मानस ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने लॉन्च किया है। और मानस का अर्थ क्या है तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है RBI, बी है नाबार्ड, सी है सेबी और डी है SBI। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए RBI। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए यानी 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो GSAP कार्यक्रम है इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है तो रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थे 19 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, विराट कोहली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही आंसर किए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है आगरा, सी है बलिया और डी है चंदौली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए। हम देखते हैं कुछ लोग तो वीडियो रेगुलर देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, लेकिन सभी को वीडियो रेगुलर देखना है और क्वेश्चन का आंसर भी आपको रेगुलर करना है, तभी आप यूपी के किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।